हेलो दोस्तों, क्यूट्रिक्स 2.0 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका वेलकम है। हमने भारत के संविधान और पॉलिटी वाले सेगमेंट के अंतर्गत कुछ टॉपिक कवर करे हैं। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक जो भी संविधान से संबंधित जितनी भी उसके पेरिफेरल फॉर्म होती है, उससे जुड़े हुए जो टॉपिक होते हैं, जैसे कि संविधान क्या है, इसके अंतर्गत भाग कितने हैं, अनुच्छेद कितने हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन से हैं, किस तरीके से संविधान सभा गठित की गई थी, उससे जुड़े हुए तमाम जो फैक्ट थे वो हमने देखे हैं, अनुसूचियाँ देखी हैं। और इसके साथ साथ हमने इसकी उद्देशिका और हम कह सकते हैं कि संविधान कहाँ कहाँ किन किन देशों से लिया गया है, ये तमाम हमने फैक्ट यहाँ पर कवर कर लिए हैं, जो कि यूके SSC और यूके PSC के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं, उन तमाम परीक्षाओं में ये जो हमारा वीडियो है वो बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो आज हम एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं और वो टॉपिक है इसी से जुड़ा हुआ, और वो टॉपिक है संविधान का भाग 1। दरअसल हमने संविधान के अंतर्गत जितने भी पार्ट्स हैं, भाग 1, 2, 3, इस तरह से हमने अपने प्रीवियस वीडियो में उन तमाम पार्ट्स से संबंधित जो भी एक इंट्रोडक्टरी एक तरह से इंफॉर्मेशन जो हम कह सकते हैं वो हमने बता रखी है। लेकिन अब हम इसको थोड़ा डिटेल एनालिसिस इसका करेंगे। तो भारत के संविधान का जो पहला भाग है, इसको हम कहते हैं संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। तो ये इसका नाम है, संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। तो संविधान के भाग 1 के अंतर्गत आने वाला ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसको हम संघ एवं राज्य क्षेत्र कहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो कि चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, एक नागरिक के तौर पर उसको कम से कम संविधान के अंतर्गत लिखी गई ये कुछ मूल बातें पता होनी चाहिए। खैर, हम इसको कॉम्पिटिटिव नेचर के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो जहाँ जहाँ से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं उनको मैं अब यहाँ पर कवर कराऊँगा। तो जैसा कि हमें पता है कि संविधान के भाग 1, जिसको हम संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र कहते हैं, इसके अंतर्गत भारत के संविधान में हमारे पास अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के जो आर्टिकल्स हैं, ठीक, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक का जो आर्टिकल्स का पोर्शन है वो किस में आता है, वो इसी भाग 1 के अंतर्गत आता है। और भाग 1 क्या होता है, संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रश्न इसके अंतर्गत हल किए गए हैं, इसके अंतर्गत बताए गए हैं कि भारत क्या है, ठीक, भारत राज्य का नेचर क्या है वो बताया गया है। दूसरा, भारत राज्य के अंतर्गत जो भी इसके अलग अलग इकाइयां हैं, उनके अलग अलग नाम हैं, वो व्यवस्था भी इसमें बताई गई है। तो अब हम ये जो 4 हमारे पास अनुच्छेद हैं, इन चारों अनुच्छेदों को, क्योंकि इसमें कोई अध्याय नहीं है इस भाग में, ये भी हमें समझना होगा कि इसको मैंने पहले बताया है कि इस भाग का कोई अध्याय नहीं है, ठीक। और इन 4 अनुच्छेदों से संबंधित जो अनुसूची है, संबंधित जो अनुसूची है वो है पहली अनुसूची, ठीक। तो ये हम यहाँ पर इस संविधान के भाग 1, जिसको संघ एवं राज्य क्षेत्र कहा जाता है, उससे संबंधित कुछ प्रारंभिक जानकारियां हमने प्राप्त करी हैं, जिसमें से कुछ चीज़ें तो पहले बताई जा चुकी हैं। अब हम पर्टिकुलर एक एक अनुच्छेद जो इस भाग के अंतर्गत है उसको देखते हैं और उसको
डिटेल से पढ़ते हैं, ताकि चाहे ग्रुप सी एग्ज़ाम्स हो, ग्रुप सी में बहुत डीपली तो नहीं आता है, लेकिन हाँ लोअर पीसीएस का हो या अपर पीसीएस, अपर सबऑर्डिनेट और लोअर सबऑर्डिनेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ये पोर्शन हमें अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि अभी हमारे यहाँ जो जिस तरीके से जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन किया गया, या अगर हम उत्तराखंड का ही बात करें तो 2000 में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के माध्यम से उत्तर प्रदेश का विभाजन कर एक अलग राज्य उत्तराखंड का गठन किया गया, तो इस दृष्टिकोण से ये पोर्शन बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। तो अब हम देखते हैं इसमें कि संविधान का जो भाग 1 है, जिससे जुड़ा हुआ हमारा संविधान का सबसे पहला जो अनुच्छेद है, जिसको हम कहते हैं भाग 1 के अंतर्गत, जो ये डिफाइन करता है कि हमारे राज्य का स्वरूप कैसा है, उसको ये बतलाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा ये भारत है, या हमारा जो ये देश है, हमारा राष्ट्र है, इसके नाम क्या हैं, ये भी इससे पता चलते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रफली लिख लूँ कि आर्टिकल 1 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 इस बात को घोषित करता है कि भारत अर्थात इंडिया एक राज्यों का संघ है। तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है, ये कहा गया है भारत के संविधान के भाग 1 के अंतर्गत उल्लेखित अनुच्छेद 1 में। तो यहाँ पर ये पता चल रहा है कि भारत अर्थात इंडिया एक राज्यों का संघ है। मतलब यहाँ से दो बातें पता चल रही हैं। एक बात ये पता चल रही है कि हमारे राष्ट्र का नाम, ऑफिशियल नेम क्या है, और दूसरा इनका स्वरूप कैसा है, इनको किस रूप से देखा जाता है। तो इसके लिए जो शब्द हैं थोड़ा इंग्लिश में भी देख लें कि भारत दैट इज इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, इज यूनियन ऑफ स्टेट। तो ये कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया, दरअसल संविधान सभा जिसको हमने अच्छे से समझा है, उसमें राष्ट्र के नाम को लेकर किसी तरह का मतैक्य नहीं था। एक बिंदु पर संविधान सभा के सदस्य किसी तरह की सहमति नहीं रख पा रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि इसका नाम हिंदुस्तान करा जाए, कि भारतवर्ष करा जाए, या भारत रखा जाए, या इंडिया रखा जाए। तो तमाम जितने भी नाम हैं समझने हैं हमें कि हमारे देश का जो नाम है वो है, या तो हम भारत बोल सकते हैं या इंडिया बोल सकते हैं। इसके अलावा जितने भी नाम हैं, भारतवर्ष या हिंदुस्तान, ये स्वीकार नहीं किए गए हैं जहाँ तक संविधान की बात है। तो ये सब चीज़ें जो हमने समझी कि अनुच्छेद 1 के अंतर्गत एक तो भारत और दूसरा इंडिया हमारे देश का नाम है, और दूसरी तरफ राज्यों का एक संघ है, राज्यों का एक संघ, ये शब्द यूज किया गया है कि भारत में क्या है। एक हमारे पास देखें, भारत की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सारी इकाइयाँ हमारे पास जुड़ती हैं। ये अलग अलग राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, ये सारी चीज़ें हमारे पास जुड़ती हैं। तो ये हमारा सेंट्रल हो गया, और ये हमारे स्टेट्स हो गए। एक स्टेट हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब देखें, अगर हम हिंदी वाले शब्द को देखें कि भारत राज्यों का एक संघ है, तो ठीक है, ये सेंटर हो गया, ये सारे केंद्र हो गए, भारत राज्यों का संघ है, इसमें कोई हमें समझने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन हमें यहाँ देखना है कि इंग्लिश वाले वर्जन में हमारे संविधान में संघ के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया है, यूनियन शब्द यूज किया गया है। इसके जगह पर अगर हम अमेरिका संविधान को देखें तो वहाँ पर
जो शब्द यूज किया जाता है इसके लिए, राज्यों के एक संघ के लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है फेडरेशन। फेडरेशन शब्द का यूज किया जाता है अमेरिकी संविधान में। अमेरिकी संविधान के अंतर्गत फेडरेशन शब्द का उपयोग होता है। तो ये जो बातें हैं तो इसमें हमें थोड़ा अंतर करना है कि ये भारत का जो संघ है इसका एक यूनिक नेचर है। यूनिक नेचर इस संदर्भों में कि जो भारत में जो सेंटर है और उससे जुड़े हुए जो हमारे पास राज्य हैं इनके बीच में शक्तियों का विभाजन तो है। शक्तियों का विभाजन मतलब ये है कि अभी हम आगे इसको देखेंगे कि जो विधायी शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां हैं या कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं वो केंद्र और राज्य के बीच में विभाजित तो हैं, लेकिन ये जो हमारे स्टेट्स हैं कुछ संदर्भों में इनकी जो शक्तियां हैं वो सेंटर के पास चली जाती हैं, इमरजेंसी पावर लगती है। तो दूसरी चीज हम ये भी समझ सकते हैं कि भारत में जो राज्य हैं उनको केंद्र से अलग होकर अपनी अस्तित्व को बनाए रखने की परमिशन नहीं है। मतलब भारत में राज्यों को सेंटर से, भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं है कि कर्नाटक विधानसभा या जम्मू कश्मीर पहले जो विधानसभा होती थी वो खुद घोषित कर दे कि हम अलग एक देश हैं। इस तरह की स्थिति नहीं है। तो इसलिए ये जो यूनिक चीज़ है इसी को मतलब सेंटर सामान्य परिस्थितियों में तो केंद्र और राज्य अपने अपने क्षेत्र में आराम से काम करेंगे, लेकिन जब असमान परिस्थितियां होंगी तो उस समय जो हमारे देश का नेचर हो जाएगा वो यूनिटरी हो जाएगा। तो इसकी वजह से कि सेंटर के पास ज़्यादा पावर आ जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर एक यूनिक शब्द यूनियन का यूज किया गया है। मतलब यूनियन, यहाँ पर फेडरेशन शब्द नहीं है। तो कोई ये पूछे कि जिस तरीके से अमेरिकी संविधान में, क्योंकि वहाँ पर 50 राज्य हैं और उन 50 राज्यों में जो उनकी अलग संविधान है, उनकी अलग नागरिकता है सबकी अपनी, तो वहाँ का जो संघ है उसका नेचर अलग है, इसलिए उसके लिए फेडरेशन शब्द का यूज किया गया है। और यहाँ पर जो यूनियन शब्द हैं वो भारत के राज्यों के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो दो चीज़ें हमने यहाँ से देखी, एक भारत और इंडिया ये हमारे राष्ट्र के नाम हैं, और दूसरा भारत क्या है, भारत राज्यों का एक संघ है और यहाँ पर संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। इस चीज़ को हम थोड़ा भी आगे और देखेंगे। तो पहला हमारा जो अनुच्छेद है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। अब जो दूसरा भाग है उसको हमें समझने से पहले थोड़ा ये देख लें कि ये जो भारत अर्थात इंडिया एक राज्यों का संघ है तो इसमें क्या है। इसमें देखें जो पहली अनुसूची इससे जुड़ती है, पहली अनुसूची इससे जुड़ती है जिसमें हमारे जो हम कह सकते हैं 28 राज्य हैं इस समय भारत में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये याद रहना चाहिए हमें कि अभी जो जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन किया गया, उसको राज्य का दर्जा जो दिया गया था वो छीनते हुए उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो तेलंगाना बनने के बाद कुल मिलाकर हमारे पास 29 राज्य हो गए थे। अब 29 हो गए थे तो उसमें से एक घट गया तो अब ये 28 हो गया। उधर हम देखें तो हमारे पास अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो हमारे पास दिल्ली है, पौंडीचेरी है या पुदुचेरी जिसको कहते हैं हम, अब पुदुचेरी है। इसके अलावा लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, इसके अलावा हमारे पास दमन एवं दीव और दादर नगर
हवेली। ये पहले अलग अलग थे, इनको अब एक ही कर दिया गया है। तो दमन एवं दीव एंड दादर नगर हवेली, तो ये हो गया। इसके अलावा हमारे पास अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो एक चंडीगढ़ है। तो ये हमारे पास 6 हो गए और 2 नए हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा हमारे पास है बहुत इम्पॉर्टेंट लद्दाख। तो इस तरीके से ये थोड़े फैक्ट्स थे हमारे पास कि हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो ये हैं। तो आर्टिकल 1 भारत अर्थात इंडिया एक राज्यों का संघ है जिससे जुड़ी हुई पहली अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे सामने ये हैं। तो इस तरीके से हमने अनुच्छेद 1 को अच्छे तरीके से विभिन्न परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पढ़ा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 2 आता है उसको देखते हैं। देखें, 3 चीजें हमें देखनी। जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत के अंतर्गत एक संघ क्षेत्र भी आता है और एक इसको कहते हैं राज्य का क्षेत्र। तो भारत राज्य का क्षेत्र, इसमें राज्य जो शब्द हैं ये राष्ट्र राज्य के रूप में इसको देखा जाए। मतलब ये कोई उत्तराखंड उत्तर प्रदेश वाले राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे के पूरे भारत की बात कर रहा हूं। तो यहां पर इसको इसी संदर्भ में इस राज्य को देखा जाएगा। तो ये 2 शब्द हैं, एक संघ क्षेत्र, एक भारत राज्य का क्षेत्र। अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। देखें, हमें सामान्यतः पता है कि भारत में एक तो राज्य हैं अलग अलग, जैसे कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, इस तरह के 28 राज्य हैं और हमारे पास कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां का शासन सीधे केंद्र चलाता है, केंद्र के प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं। तो ऐसे भी हमारे पास क्षेत्र हैं। इसी में कुछ ऐसे भी हैं जिनमें प्रशासक नियुक्त होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। साथ में विधानसभाएं भी होती हैं, जैसे दिल्ली और पुदुचेरी की बात करें तो इस तरह के हमारे पास 2 इकाइयां नजर आती हैं। तो जब हम संघ क्षेत्र की बात करते हैं, भारत का संघ क्षेत्र अगर कहा जाता है तो इसके अंतर्गत मात्र राज्य शामिल होते हैं, इसके अंतर्गत मात्र राज्य आते हैं। मतलब 28 राज्य हैं भारत में, तो वो सारे भारत के संघ क्षेत्र के अंतर्गत समाहित होंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि अभी हम अनुच्छेद 1 को ही थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये जो माप और ये आर्टिकल 2 से भी जुड़ता है किसी न किसी रूप में, तो मात्र राज्य शामिल हैं किसमें, संघ क्षेत्र के अंतर्गत। दूसरी तरफ जब भारत के राज्य की बात करते हैं तो इसमें एक तो केंद्र शासित प्रदेश भी होगा, ऊपर से हमारे पास राज्य तो 28 राज्य तो इसमें होंगे ही, 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। और अगर भारत द्वारा कोई नया क्षेत्र अधिग्रहित किया जाता है, अधिग्रहित क्षेत्र जो होगा वो भी इसके अंतर्गत आएगा। तो इसका मतलब है कि जो भारत का राज्य क्षेत्र है, भारत का राज्य क्षेत्र वो भारत के संघ क्षेत्र से क्या है, बड़ा है। तो कहीं पर भी लिखा होगा कि भारत के संविधान के भाग 1 के अंतर्गत बनाई गई व्यवस्था में भारत के राज्य क्षेत्र में इनमें से क्या क्या आता है। ऑप्शन 1 होगा संघ यानी कि राज्य, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश, तीसरा अधिग्रहित क्षेत्र या चौथा
इनमें से सभी। तो फिर हमें भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जितने भी भाग होंगे उसमें हमें ये तीनों ऑप्शन लगाने पड़ेंगे। लेकिन जब हम संघ क्षेत्र की बात करते हैं तो संघ क्षेत्र में मात्र हमारे पास राज्य शामिल होता है। तो ये हम चीज़ें हम समझते हैं। मतलब अगर हम राज्य कहें तो हो सकता है पहले कोई केंद्र शासित प्रदेश रहा हो, अब उसको भारत के संघ में शामिल कर लिया गया, तो इसका मतलब ये है कि उसको राज्य बना दिया गया। जैसे गोवा क्या था, एक राज्य नहीं था, पहले केंद्र शासित प्रदेश था, उसको फिर भारत के संघ में शामिल कर लिया गया, उसको राज्य बना दिया गया। तो अब मैं जब आर्टिकल 2 पढ़ाऊंगा तो आर्टिकल 2 में दोनों शब्द आएंगे, भारत का राज्य क्षेत्र, भारत का संघ, केंद्र शासित प्रदेश। तो वो सारे हमारे पास कॉन्सेप्ट तैयार रहने चाहिए। तो अब देखते हैं हम भारत के संविधान का भाग 2, भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 2 की बात अब हम कर रहे हैं। तो आर्टिकल 1 से जुड़ा हुआ कुछ भी हमारे पास अब शेष नहीं है, हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं आर्टिकल 2। इसमें हम इसका जो क्रक्स है वो ये है कि भारतीय संघ में राज्यों के प्रवेश से संबंधित जो प्रावधान हैं वो आर्टिकल 2 के अंतर्गत हैं। उतना तो ये पेपरों में नहीं आता है, लेकिन हल्का सा हम इसमें समझ सकते हैं। इसमें हम कुछ और भी उदाहरण देख लेंगे, सिक्किम विक्किम का भी उदाहरण हम देख लेंगे इसमें, और चीज़ों को समझ लेंगे। अभी हम इसमें ये देखें कि जो भारत, जिसको हम कहते हैं भारत राज्यों का एक संघ है, इससे संबंधित कुछ बातों को हमें, जो पहले हमने देखा है उसको भी हमें ध्यान में रखना है, और फिर हम सीधे इन चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले हम देखें कि भारत संघ में राज्यों का प्रवेश का मतलब क्या होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि जब हम भारत का राज्य कहेंगे, भारत का संघ कहेंगे, ये है भारत का संघ, तो इसमें क्या आएंगे, केवल हमारे पास राज्य आएंगे, केंद्र शासित प्रदेश नहीं आएंगे या अधिग्रहित क्षेत्र नहीं आएंगे, जैसे कि हमने पहले अभी बताया था। तो भारत के संघ में कोई राज्य अगर प्रवेश करता है तो हो सकता है कि उससे पहले उसका किसी तरह का कोई अस्तित्व रहा हो, और दूसरी स्थिति है कि हो सकता है इसका कोई अस्तित्व रहा ही ना हो। तो इसको हम कैसे देख सकते हैं, ये दोनों बातें हमें ध्यान में रखनी है। तो जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, भारत के संघ में शामिल होने का मतलब है कि वो राज्य का दर्जा उसको दिया गया है। अब जैसे कि हम गोवा की बात करें, तो गोवा हम सबको पता है कि ये पोर्तुगीज एक कॉलोनी हुआ करती थी, और पुर्तगाली शासन यहाँ पर होता था, और 1961 में यहाँ पर कार्रवाई की गई और ये हिस्सा पुर्तगाल से भारत को प्राप्त हो गया। तो पुर्तगाल से भारत को जब ये गोवा का हिस्सा प्राप्त हुआ, तो ये जो गोवा था, ये गोवा 1961 से 1987 तक भारत के संविधान में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अवस्थित रहा। तो भारत के संविधान के अंतर्गत ये 1961 से 1987 तक केंद्र शासित प्रदेश में के रूप में रहा। इसके लिए 12वां संवैधानिक संशोधन किया गया था। तो ये थोड़ा सा हमें समझना था। अब देखें, गोवा अपने अस्तित्व में तो है,
अस्तित्व में तो है, लेकिन वो भारत के संघ में शामिल नहीं है 1987 तक। वो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र के तो अंतर्गत है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में वो भारत का राज्य क्षेत्र का भाग तो बन जाएगा, लेकिन वो हमारे संघ का हिस्सा नहीं है, क्योंकि उसको राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। राज्य का दर्जा उसको 1987 में दिया जाएगा। तो 1987 में गोवा को भारत संघ में जब शामिल करेंगे, तो वो जो जब गोवा शामिल होगा, तो इस तरीके से एक पूर्ण राज्य का उसको दर्जा दिया जाएगा। और ये जो गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, तो ये पूर्ण राज्य का दर्जा गोवा को दिया जाएगा और वो भारत संघ में शामिल हो जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, किससे हो रही हैं? ये आर्टिकल 2 के अंतर्गत हो रही हैं। तो इसको हमने थोड़ा सा यहाँ समझा कि गोवा 1961 में पुर्तगाली द्वारा भारत को सौंप दिया गया और 1961 से 1987 तक वो केंद्र शासित प्रदेश रहा। ये 12वां संशोधन इसके लिए हुआ था और फिर बाद में उसको पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में दे दिया गया। मतलब इसका अस्तित्व था और फिर उसको जोड़ दिया गया। इसी तरह से आर्टिकल 2 के अंतर्गत कुछ ऐसे भी क्षेत्र होंगे जिनका कभी अस्तित्व ही ना रहा हो और उनको डायरेक्ट भी हम संघ के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो आर्टिकल 2 है वो ये बात कहता है कि अगर कोई भी इकाई भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आ चुकी है, अधिग्रहित क्षेत्र हो, केंद्र शासित प्रदेश हो, उसको भारत के संघ के अंतर्गत किस तरीके से शामिल किया जाएगा, इसकी व्यवस्था भारत के संविधान के अंतर्गत जिस अनुच्छेद में है वो अनुच्छेद आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 2। तो ये थोड़ा सा हमें समझना चाहिए। अब आर्टिकल 2 से हम आर्टिकल 3 की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ी सी चीजें, जैसे कि हमने गोवा देखा, इसी तरीके से एक दादर नगर हवेली है, इसी तरीके से दमन एवं दीव है। तो ये दादर नगर हवेली 1954 में ये भी पुर्तगाली इलाका हुआ करता था। दमन एवं दीव 1961 में ये भी एक पुर्तगाली इलाका हुआ करता था। इसी तरीके से पुदुचेरी जिसको कहते हैं, ये एक किस तरह का फ्रांस की कॉलोनी हुआ करती थी। तो ये जो सारे क्षेत्र हैं इनको भारत सरकार के द्वारा समय समय पर अधिग्रहित कर लिया गया। जैसे कि पुदुचेरी की बात की जाए तो ये फ्रांस ने भारत को इसे सौंपा था और ये अगर हम बात करें पुदुचेरी को जो भारत को सौंपा गया, वो 1954 में सौंपा गया था। तो 1954 से लेकर 1962 तक पुदुचेरी एक अधिग्रहित, मतलब इसका अधिग्रहण हुआ है, अधिग्रहित क्षेत्र के रूप में ये पुदुचेरी थी। और फिर 1962 के बाद इसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रख दिया गया। फिर यहाँ पर भी दमन एवं दीव और दादर नगर हवेली ये दोनों पुर्तगाली कॉलोनियाँ थी। तो इनको भी किस तरीके से शामिल किया गया वो उतना हमें डिटेल में उनको नहीं पढ़ना है, बस ये देख लें कि ये किस किस के कॉलोनीज हुआ करती थी। तो एक ये देखना है कि दादर नगर हवेली को 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट CA लिखा है मैंने इसके लिए, संवैधानिक संशोधन के माध्यम से इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और इसी तरीके से दमन एवं दीव को 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और पुदुचेरी को 14वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ये सारी चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं क्योंकि अभी हाल में ही दादर और दमन को जोड़कर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है।
तो पहले इनको किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया था, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, वो हमने देखा। और ये सारी चीज़ें जो हैं भारत के संविधान के भाग 1 के अंतर्गत ही होती हैं। तो इसको हमने हल्का फुल्का यहाँ पर समझा है। अब हम भारत के संविधान के भाग 1 के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 3 को देखते हैं, जो कि हमारे उत्तराखंड से भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं आर्टिकल 3। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने अनुच्छेद 1 देखा जिसमें ये कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। दूसरा हमने ये देखा कि भाग 1 के ही अंतर्गत जो अनुच्छेद 2 है उसमें व्यवस्था है कि अगर कोई भी इकाई, कोई भी भूक्षेत्र अगर वो भारत के संघ का हिस्सा नहीं है तो उसको अनुच्छेद 2 के अंतर्गत भारत का संघ का हिस्सा बनाया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम भारत के जो ये संघ है उसके अंतर्गत राज्यों को हम किस तरीके से पुनर्गठित कर सकते हैं, उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, उनके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, उनकी जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ा सकते हैं, उसको घटा सकते हैं, 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकते हैं। इस तरह की जो व्यवस्था है वो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये जो व्यवस्था है भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 में है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 में ये कहा गया है कि संसद, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किसको ये अधिकार है, भारत की संसद को। तो भारत की संसद राज्यों के एक सीमाओं में परिवर्तन, दो राज्यों को मिलाकर एक बनाना, 3 राज्य की जो सीमा है या राज्य का जो क्षेत्रफल है, राज्य का क्षेत्रफल कम करना हो, ये बात हो, राज्यों के नाम में परिवर्तन करना हो, तो ये तमाम जो चीजें हैं ये भारत के संविधान के अंतर्गत जो अनुच्छेद 3 है उसमें ये व्यवस्था की गई है कि भारत के संविधान के अंतर्गत जो अनुच्छेद 3 है वो ये कहता है कि संसद के पास, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जज, इन लोगों के पास नहीं, किसके पास, भारत की जो संसद है, ना ही भारत की विधानसभा। प्रश्न ये सारे बनते हैं यहाँ से कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारत की संसद को ये अधिकार है कि वो राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन कर सके, 2 राज्यों को मिलाकर एक बना सके, राज्य का क्षेत्र कम कर सके, राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सके। तो ये व्यवस्था की गई है भारत के संविधान के भाग 1 के अंतर्गत, जो कि राज्यों का एक के अंतर्गत जो अनुच्छेद 3 है उसमें ये कहा गया है। तो 2 चीज़ें तो हमने देख ली। एक तो पहले से हमें पता है कि जो भारत में राज्य हैं उनको केंद्र से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है, यूनियन ऑफ स्टेट है, मतलब राज्यों को सेंटर, राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, अलग अलग होने का अधिकार नहीं। कैसे, आर्टिकल 1 के अंतर्गत, आर्टिकल 1 के अंतर्गत ये बताया गया है। तो
आर्टिकल 1 में ये चीज़ है कि भारत में जो राज्य हैं उनको अलग होने का अधिकार नहीं है। दूसरी तरफ जो अनुच्छेद 3 है वो कहता है कि संसद को ये अधिकार है कि वो राज्यों की सीमाओं में, उनके नाम में, उनके क्षेत्रफल में किसी तरह का कोई भी परिवर्तन कर सकती है। तो इस दोनों आर्टिकल्स को अगर हम जोड़ दें, आर्टिकल 1 और आर्टिकल 3, तो इससे जो एक बात निकल कर आती है कि जो संसद है वो राज्यों को किसी तरीके से सीमा में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन राज्य किसी भी स्थिति में अलग नहीं हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस तरीके से हमें जो चीज़ दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि भारत, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आर्टिकल 1 से 3 को अगर हम जोड़ दें तो भारत एक विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि भारत एक विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। मतलब यहां पर जो राज्य हैं उनका सीमा, उनके नाम, उनके क्षेत्रफल में परिवर्तन करने की शक्ति संसद के पास है। उत्तर प्रदेश पहले उसके अंतर्गत उत्तराखंड था, उसके एक इलाके को हटाकर उत्तराखंड बना दिया गया, ये संसद ने करा। तो क्या हुआ, जो राज्य का सीमा थी वो परिवर्तित हो गई। फिर उत्तरांचल बनाया गया था, उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम में परिवर्तन कर दिया गया, तो ये काम भी संसद ने करा। तो ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं वो क्या बताती हैं कि भारत में राज्य तो विभाजित हो सकते हैं लेकिन राज्य अलग नहीं हो सकते हैं। तो विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। तो ये चीज़ है, मतलब हमारा जो संघ है ये हमारा बना रहेगा, लेकिन जो इसकी इकाइयां हैं, ये जो इकाइयां हैं, इन इकाइयों पर इनकी सीमा, इनके क्षेत्रफल, इनके नाम में कभी भी परिवर्तन हो सकता है, अगर कौन चाहे, संसद चाहे। तो ये छोटी सी बात थी अनुच्छेद 3 को समझने के लिए, ये हमने यहाँ पर ठीक से समझ लिया है। अब हम ये देखते हैं कि थोड़ी सी इसमें और चीज़ें देखनी है, उसको हम देखते हैं। तब जाकर ये हमारा टॉपिक पूरा होगा। दरअसल ये जो हमारा सब्जेक्ट है, इसको जैसे मैंने बताया कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, कई छोटे छोटे प्रश्न होते हैं जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं और इसकी वजह से हमारा जो सवाल है वो गलत हो जाता है। तो इसीलिए मैं जो भी सेगमेंट है भारत के पॉलिटिक्स और संविधान के अंतर्गत जो बहुत परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उसको मैं यहाँ पर कवर करा रहा हूँ। तो अभी तक जो हमने चीज़ें देखी कि भारत विभाज्य राज्यों का एक अविभाज्य संघ है। तो संसद देखते हैं किस तरीके से किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करती है और किस तरीके से उसमें ये परिवर्तन की शक्ति उसको प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी ऐसा विधेयक अगर लाया जाता है, मान लीजिए ये कोई विधेयक है, या इसको अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो वो क्या हो जाएगा,
अध्यादेश हो जाएगा। ये अध्यादेश अगर संसद में लाया जाता है, संसद के किसी भी सदन में लाया जाएगा, संसद में मतलब या तो लोकसभा या राज्यसभा, तो कहीं पर भी लाया जाता है अगर वो विधेयक, किसका विधेयक, राज्य के पुनर्गठन से संबंधित, राज्य पुनर्गठन से संबंधित, तो यहां देखें कि राज्य पुनर्गठन से संबंधित अगर कोई विधेयक सदन में, संसद में लाया जाता है, कैसा विधेयक, जो कि राज्य पुनर्गठन से संबंधित हो, तो इस तरह के विधेयक को संसद में लाने से पहले, संसद में लाने से पहले दो कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। एक तो भारत के राष्ट्रपति की अनुमति हो, उसमें पहले से ही अनुमति हो राष्ट्रपति की, कि राष्ट्रपति चाह रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें हो, इस तरह से नाम में परिवर्तन हो, सीमा में परिवर्तन हो, दो राज्यों को मिलाकर एक करना हो, या एक ही राज्य के कुछ हिस्से काट के अलग करने हो। इस तरह का विधेयक जब भी लाया जाएगा तो उसमें भारत के राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात ही संसद में लाया जा सकता है। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति इस पर अपनी अनुमति देने से पहले उसको संबंधित राज्य की विधानसभा के पास भेजेंगे। विधानमंडल कह सकते हैं, अगर विधान परिषद भी वहां पर होगी तो। ये सारे कीवर्ड्स हैं, इनको हम बाद में अभी देखेंगे। तो ये जो हमारा विधेयक है, वो विधेयक या अध्यादेश संसद में राज्य पुनर्गठन से संबंधित ये जो अध्यादेश है, वो आने से पहले भारत के राष्ट्रपति की उस पर अनुमति होनी चाहिए। उनकी संतुति पर ही वो विधेयक सदन में प्रस्तुत होगा, और राष्ट्रपति उस पर अपनी संतुति देने से पहले उसको क्या करेंगे, संबंधित राज्य की विधान मंडल के पास भेजेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश के एक हिस्से को काटना था, तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने उस पर अपनी सहमति दिखाई, तो विधानसभा में ये जाएगा विधेयक, और फिर इस पर क्या होगा, या तो यस में होगा या नो में होगा। लेकिन भले विधानसभा यस कहे या नो कहे, इसका कोई भी इम्पैक्ट संसद में लिए गए निर्णय पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर संसद ने एक बार निर्णय कर लिया कि हमें इस राज्य का हिस्सा काट के अलग करना है, तो फिर राज्य विधानसभा की जो सिफारिश है वो कोई मायने नहीं रखेगी। तो राज्य विधानसभा को ये तो व्यवस्था है कि वो अपने पुनर्गठन से संबंधित अपने विचार सदन में दे सके, लेकिन संसद उस विचार को मानने के लिए किसी तरह से बाध्य नहीं है। तो अगर राज्य विधानसभा के पास वो विधेयक गया है और निश्चित समय में नहीं आया, तो राष्ट्रपति खुद ब खुद उस पर अपनी अनुमति देकर संसद के पास भेज देते हैं। फिर संसद में वो दोनों सदनों से पास होता है। किस तरह से होता है ये उतना हमें नहीं देखना है, और फिर वो उस पर राष्ट्रपति की जब हस्ताक्षर हो जाते हैं तो वो पुनर्गठन पास हो जाता है। मतलब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारा उत्तराखंड बना, तो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 बनाया गया था, और इस पर 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में, 8 अगस्त 2000 को ये राज्यसभा में, और फिर 28 अगस्त 2000 को, शायद 28 अगस्त ही है, ये डेट आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इसको राष्ट्रपति से हस्ताक्षर मिल गए, और 9 नवंबर को हमारा उत्तराखंड अलग हो गया। तो ये एक कहानी थी छोटी सी कि अगर कोई भी विधेयक या अध्यादेश राज्य पुनर्गठन से संबंधित आता है, तो उसमें 2 कंडीशंस हैं। एक, उस विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति पहले होनी चाहिए। राष्ट्रपति के
अनुशंसा के आधार पर वो विधेयक लाया जाएगा और राष्ट्रपति पहले उस विधेयक को संबंधित राज्य की विधानमंडल के पास भेजेंगे। विधानमंडल का निर्णय जो भी हो, चाहे वो पॉजिटिव में हो, नेगेटिव में हो, ये मायने नहीं रखेगा, लेकिन थोड़ा विचार जानने के लिए राज्य विधानमंडल के पास भेजा जाता है। अब राज्य विधानमंडल उस पर अपनी राय दे ना दे कोई बात नहीं, वो विधेयक संसद में चला जाएगा, संसद का जो निर्णय होगा वही माना जाएगा। तो इसीलिए भारत को विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है। मतलब संसद को पावर है कि वो राज्यों के संबंध में पुनर्गठन कर सकती है, सीमा नाम सब में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन राज्य सेंटर से अलग नहीं हो सकते हैं। तो ये तमाम मैंने यहाँ पर चीज़ें, ये फ्लो मैंने बताया है। उत्तराखंड से संबंधित चीज़ों को भी यहाँ पर जोड़ के बता दिया गया है। तो ये चीज़ें हमने समझी। अब इसी को हम समझ सकते हैं कि अगर एक प्रश्न ये बनता है कि वो बताएं किस अनुच्छेद के अनुसार किस अनुच्छेद के अनुसार भारत में अगर हम बात करें तो भारत के अंतर्गत हमें जो दिखाई देता है कि जो उत्तर प्रदेश था, वो उत्तर प्रदेश किस तरीके से हमारे उत्तराखंड से अलग हुआ। तो ये पोर्शन उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, तो ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत व्यवस्था की गई है। इसी तरीके से हमें पता है कि 31 दिसंबर 2006 के बाद उत्तरांचल जो नाम था वो किस में परिवर्तित हो गया था, उत्तराखंड में। तो ये उत्तराखंड का जो नाम आया, ये अनुच्छेद 3 के ही अंतर्गत संसद को पावर दी गई थी कि नाम में परिवर्तन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 3 में उल्लेखित हैं, ये हमने यहाँ पर देखी। अब इस भाग के अंतर्गत एक छोटा सा आर्टिकल्स है, आर्टिकल 4, उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। हमें सारे आर्टिकल नहीं पढ़ने हैं संविधान के, लेकिन कुछ चीज़ें समझाने के लिए हल्का फुल्का आर्टिकल्स का ध्यान रहना बेहद ज़रूरी है। तो अब हम देखते हैं आर्टिकल 4 क्या है। आर्टिकल 4 ये कहता है कि संविधान में अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के माध्यम से होने वाला परिवर्तन अनुच्छेद 368 के तहत होने वाले संवैधानिक संशोधन के रूप में नहीं देखा जाएगा। मतलब भारत के संघ में कोई भी नया क्षेत्र जुड़ता हो या भारत के संघ में उपस्थित जितने भी राज्य हैं उनकी सीमाओं में, उनके क्षेत्रफल में, उनके नाम में अगर किसी तरह का कोई परिवर्तन किया जाता है तो वो संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा। उसके लिए अलग कानून बनाए जाएंगे, जैसा कि हमने देखा कि उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 पारित किया गया था, ना कि उसको संवैधानिक संशोधन कहा गया है। तो इसको हम वैसे समझ सकते हैं। तो किसी तरह का आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के माध्यम से होने वाला परिवर्तन अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? संवैधानिक संशोधन से है, उसके माध्यम से नहीं होगा। ये एक साधारण बहुमत के आधार पर किया जाएगा। मतलब 50% इसमें चांस रहते हैं। संवैधानिक संशोधन नहीं है, ये साधारण बहुमत होगा। तो इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे कि जो आर्टिकल 4 है उसमें व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3
के अंतर्गत जो भी परिवर्तन होंगे वो संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संविधान में शामिल नहीं होंगे। तो ये सारी बातें इसमें कही गई हैं। तो इस तरीके से हमने भारत के संविधान के भाग 1 को यहाँ पर थोड़ा सा समझ लिया है। तो ये हमारा पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम इसके बाद अगला जो हमारा पोर्शन यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, वो है ये हमें देखना है कि जो राज्यों का पुनर्गठन किस तरीके से हमारे सामने हुआ था। तो राज्य पुनर्गठन से संबंधित कई सारे फैक्ट्स हैं वो हमें देखने होंगे। देखें, जो राज्य पुनर्गठन वाला एक पोर्शन है, जैसे कि पूछ दिया जाता है कि भारत में 1 नवंबर 1956 को एक एग्जैक्ट डेट से, क्योंकि उस समय तक राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 माना गया था, तो वहाँ उस समय कितने हमारे पास राज्य थे। तो वहाँ से चीज़ें हमें शुरू करने से पहले थोड़ी बहुत एक बैकग्राउंड पता होना चाहिए। वो थोड़ा इस वीडियो में और थोड़ा अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। तो अभी मैं इतना बता दूं कि हमने ये देखा है, थोड़ा समराइज़ कर दूं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूज कर सकती हैं। कि यहाँ पर हम देखें तो ये जो हमारा सन था, ये क्या था, संविधान सभा का गठन इस वर्ष हुआ। फिर 1947 15 अगस्त भारत को क्या मिली, स्वतंत्रता मिली। फिर 26 नवंबर 1949 क्या हुआ, हमारा जो संविधान था वो अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मकृत किया गया। फिर इसके बाद हमने क्या देखा कि हमारा जो संविधान था उसके बाद 26 जनवरी 1950 ये हमारा भारत गणतंत्र बना। तो ये स्थिति थी हमारे संविधान की। संविधान सभा का गठन हम जिसको कह सकते हैं, स्वतंत्रता कह सकते हैं, संविधान किस डेट को बन के तैयार हुआ और भारत गणतंत्र कब बना। तो ये 4 डेट्स हमें अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बार बार हमें इसमें एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि कुछ बातें हमें समझ में आनी चाहिए। तो जब हम राज्य पुनर्गठन की बात करते हैं, राज्य पुनर्गठन की बात करते हैं, मतलब वर्तमान में तो हमारे पास 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बनने की जो कहानी है, थोड़ा सा वो हमें देखना होगा कि ये कैसे निर्मित हो गई, इनको कैसे बना दिया गया। तो ये एक कहानी है। तो उसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि ये जो जनवरी 1950 था, यहाँ पर भारत के संविधान के अंतर्गत क्या व्यवस्था थी। तो एक तरह से हमारा राज्य पुनर्गठन वाला टॉपिक
शुरू हो चुका है। लेकिन यहां पर हम ये देखते हैं कि देखें, संविधान का जो भाग 7 था, जैसे कि मैंने बताया था कि भारत के संविधान में जो भाग 7 है वो हटाया जा चुका है। तो संविधान का भाग 7 मूल संविधान में तो था, और यही भाग 7 जो है वो कहता था कि हमारे पास 4 प्रकार के राज्य हैं। एक है भाग क के अंतर्गत, एक है भाग ख के अंतर्गत, और एक है भाग ग के अंतर्गत, और एक है भाग घ के अंतर्गत। बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई जा रही है, इसको हम देख लें तो भारत के संविधान में भाग 7 के अंतर्गत जो अब हटाया जा चुका है, 4 हमारे प्रकार के राज्य होते थे। और ये जो 4 प्रकार के राज्य होते थे, इसमें 9 भाग क में थे, भाग ख में भी 9 थे, भाग ग में 10 हुआ करते थे, और भाग घ में 1 होता था, खाली अंडमान निकोबार। और जो भाग क था, ये ऐसे हमारे पास प्रांत होते थे जहाँ पर विधानमंडल होता था, विधानमंडल होता था, और गवर्नर वहाँ पर सबसे ऊपर होते थे। भाग ख के अंतर्गत ऐसे राज्य हुआ करते थे जहाँ पर राजा भी होता था, शाही, और विधानमंडल भी होता था। क्योंकि रियासतें जुड़ी थी ना, तो रियासतों को ऐसा नहीं कि राजाओं को उठा के फेंक दिया गया, और ऐसी व्यवस्था हो नहीं सकती थी, तो दोनों को यहाँ पर शामिल किया गया। और जो भाग ग था उसके अंतर्गत हम देखेंगे तो ये होता था मुख्य आयुक्त का क्षेत्र, आयुक्त का यहाँ पर शासन होता था, और चौथा जो होता था ये एक तरह से शाही शासन यहाँ पर होता था। तो ये व्यवस्था वास्तव में हुआ करती थी। तो आज भले हमें जो दिखाई देता है कि भारत में एक हमें राज्य देखने को मिलते हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलते हैं, लेकिन उस समय ऐसी स्थितियां नहीं होती थी। उनको हमें इस तरीके से कहा जाता है कि ये 4 हिस्से हुआ करते थे संविधान के भाग 7 के अंतर्गत। लेकिन यहाँ हमें देखना है कि संविधान में 7वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से क्या करा गया, भाग 7 हटा दिया गया। तो ये जो भाग 7 था, मैंने कहा था इसको मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि शुरुआती हमने कुछ लेक्चर्स में ये चीज़ देखी थी कि भाग 7 जो था वो अब संविधान में नहीं है। क्योंकि पहले क्या था कि भाग 7 के अंतर्गत 4 तरह के राज्य हुआ करते थे। उन राज्यों को हमने देखा, उसको 7वें संवैधानिक संशोधन से 1956 में 1956 में क्या करा गया, हटा दिया गया। तो ये जो हमारे 4 भाग थे, जैसे कि इसमें क्या था हमारा, एक तो संयुक्त प्रांत हम कह सकते हैं, ये एक राज्य होता था जहां पर विधानमंडल, गवर्नर का शासन। भाग ख के अंतर्गत जैसे कि हम कह सकते हैं हैदराबाद हुआ करता था। भाग ग के अंतर्गत जैसे कि कुर्ग का क्षेत्र होता था, वो आ सकता है। और यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार हुआ करता था। तो थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिए। तो ये सारे जो हमारे पास राज्य हुआ करते थे उनकी स्थिति यही थी। तो ये जो भाग क के अंतर्गत हमने चीज़ें देखी, वो ये बताती हैं कि हमारे संविधान के अंतर्गत ये व्यवस्था थी जिसको 7वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से परिवर्तित कर दिया गया। अब ये परिवर्तन कैसे हुआ? ये परिवर्तन हुआ कि इन दोनों के बीच का जो गैप था कि गवर्नर भी हैं, विधानमंडल भी है और शाही राजा भी है, इनको मिलाकर एक कर दिया गया। दूसरा, इस वाले हिस्से को
समाप्त कर दिया गया। इसमें से कुछ राज्यों को इधर कर दिया गया, कुछ को इधर कर दिया गया। तो अब जो स्थिति बनी 7वें संवैधानिक संशोधन के पश्चात, ये देखना है हमें। तो जब भाग 7 हट गया तो भारत के संविधान में तो भाग 7 के हटने के बाद जो क्या था, भारत के संविधान में एक हो गया राज्य, जहां पर क्या होगा, विधानमंडल होगा या विधानसभा होगी, और दूसरा हो गया केंद्र शासित प्रदेश, जहां पर केंद्र का डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगा। केंद्र का यहाँ पर एक प्रशासक नियुक्त कर दिया जाएगा। तो ये स्थिति थी, तो इसको हमें थोड़ा बहुत समझना था, वही मैंने बता दिया, और आज भी यही सब चला आ रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जो हमारा संविधान का भाग 7 है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो पहले मूल संविधान में तो था, लेकिन अब हटाया जा चुका है 7वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1956 में। उसमें 4 तरह के राज्यों की व्यवस्था की गई थी। तो आज के अपने वीडियो में हमने क्या करा है, जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी हैं, उसका जो मेन हमें जो चीज़ें देखने को मिली, वो अधिकतर जो पोर्शन था वो जुड़ा हुआ था किससे, भाग 1 के अंतर्गत जो अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 था, उससे जुड़े हुए तमाम जो प्रावधान थे वो हमने देखे हैं। दूसरा, हमने आज इसी के अंतर्गत एक ब्रॉड टॉपिक आता है राज्य पुनर्गठन का, तो उसमें हमने एक हिस्सा तो भाग 7 को देखकर कवर कर लिया। अब इसके बाद हम धर आयोग, जवाहर वल्लभ और पट्टाभी सीताराम पटेल का जो ये आयोग था ये देखेंगे। ये दोनों 1948 के आयोग हैं। फिर उसके बाद हमें एक 1953 की एक घटना देखनी होगी। फिर हम 1953 में ही एक फजल अली आयोग गठित हुआ, उसको देखेंगे। फिर 1956 में जो हमारे पास राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था, वो क्या था उसको देख लेंगे। तो 1 नवंबर 1956 को हमारे पास कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे वो देखेंगे हम। और फिर उसके बाद वहाँ से लेकर आज 2021 तक राज्यों की क्या स्थिति है, कितने राज्य हैं, उनको हम देखेंगे। तब जाकर ये राज्य पुनर्गठन वाला चैप्टर हमारा पूरा होगा। फिर हम नागरिकता वाले पोर्शन पर आगे बढ़ेंगे। एनआरसी क्या होती है, जो अभी रिसेंटली एक जो अधिनियम बनाया गया है उसके क्या इम्पैक्ट पड़े हैं वो देखेंगे। और फिर हम मूल अधिकार वाले पोर्शन की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो इसी तरीके से 10-12 दिनों में हमारा पॉलिटी का एक बहुत बेहतरीन सेक्शन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में राज्य पुनर्गठन से संबंधित एक आध पॉइंट जो मैंने बताए उसको आप लोग रिवाइज करिए, और भाग 1 के अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको हमें अच्छे से समझना था, वो मैंने बता दिया है। तो आज के वीडियो को मैं यहीं कंक्लूड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, और जो राज्य पुनर्गठन से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।